यहाँ पर देखिए क्या है। यहाँ है कि क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन को बनाने से पहले पहले कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन को हम समझें। अगर क्वेश्चन क्या कर रहा है अगर आप समझ गए तो जो क्वेश्चन नहीं भी जानते हैं वह भी आपसे सही हो जाए। बात को ध्यान रखना। अब यहाँ देखें कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, दूसरा चीज है कि अधिक से अधिक लोगों को इस डिस्कशन में जोड़ने का प्रयास कीजिए। इस चीज को याद रखिए, अधिक से अधिक लोगों को इस डिस्कशन में आप जोड़िए। ज्यादा भीड़ रहने पर भी डिस्कशन कराने में मन लगता है, आपको पढ़ने में भी मन लगेगा, और ज्यादा भीड़ रहने पर आपको पता भी चलेगा हम कहाँ जा रहे हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई प्रांत किससे प्राप्त किया था? किससे प्राप्त किया? तो ऑप्शन में है डच से, फ्रांसीसियों से, पुर्तगालियों से। इसका सही आंसर होगा पुर्तगालियों से। अब बात यह है कि पुर्तगाल के राजकुमारी का नाम कैथरीन था। कैथरीन की शादी 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के साथ हुई थी। इस विवाह के फलस्वरूप पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को मुंबई दहेज में दिया था, और चार्ल्स द्वितीय ने 1668 ईस्वी में मुंबई को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा पुर्तगाल के राजकुमारी का नाम क्या था? पुर्तगाल के राजकुमारी का नाम क्या था? कैथरीन। पूछेगा कि कैथरीन की शादी कब हुई? तो 1661 ईस्वी में। किसके साथ हुई? तो इंग्लैंड के राजकुमार, उसका नाम क्या था? इंग्लैंड का राजकुमार, उसका नाम चार्ल्स, इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के साथ हुआ था। और इस विवाह के फलस्वरूप उसे दहेज में क्या मिला था? मुंबई मिला था। मुंबई। चार्ल्स द्वितीय मुंबई को कितना? 10 पाउंड, 10 पाउंड वार्षिक किराए पर, वार्षिक किराए पर किसको दे दिया था? किसको दे दिया था? ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। किसको दे दिया था? ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। आइए यहाँ पर डच की जब हम बात करते हैं तो भारत आने वाला पहला डच नागरिक कौन? तो भारत आने वाला पहला डच नागरिक कार्नेलिस। भारत आने वाला पहला डच नागरिक कार्नेलिस, कार्नेलिस दहत्मान था। कौन था? कार्नेलिस दहत्मान। फ्रांसीसी की जब हम बात करते हैं तो फ्रांस के सम्राट लुई 14वें के मंत्री का क्या नाम था? फ्रांस के सम्राट लुई 14वें के मंत्री का क्या नाम था? के मंत्री का नाम था कोलबर्ट। क्या नाम था? कोलबर्ट। और याद रखना है इसी कोलबर्ट के अनुरोध पर ईस्ट इंडिया, इसी कोलबर्ट के अनुरोध पर फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। अक्टूबर 1764 को हुए बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना के विरुद्ध कौन था? तो अंग्रेजी सेना के विरुद्ध कौन था? तो मीर कासिम था, अवध का नवाब शुजा उदौला था, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय था, और इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, डी। बक्सर का युद्ध, प्रश्न ये उभरता है बक्सर का युद्ध कब? अब देखो यहाँ पर बक्सर का युद्ध हुआ कब था? तो बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुई थी, और बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। इस प्रकार बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा उदौला एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को पराजित किया था, और बक्सर का युद्ध एक निर्णायक युद्ध साबित हुआ था। बक्सर युद्ध जीतने के बाद अंग्रेज भारत के तकदीर पर स्वर्ण अक्षरों से लिख दिया था, अगर भारत के धरती पर कोई विदेशी राज करेगा तो वह होगा अंग्रेज, वह होगा अंग्रेज, वह होगा अंग्रेज। अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर, 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी। बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने किया। कौन किया था? हेक्टर मुनरो। और हेक्टर मुनरो ने किसको किसकी 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 सम्मिलित सेना को पराजित किया था? तो मीर कासिम, मीर कासिम, अवध के नवाब, अवध के नवाब
शुजा उद्दौला, शुजा उद्दौला एवं मुगल बादशाह, शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को पराजित किया। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को पराजित किया था। आ जाए यहां पर। कथन की बात करते हैं तो कथन 1813 ईस्वी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक नीति का निर्धारण ब्रिटिश उद्योग की आवश्यकताओं के अनुसार होने लगा और यह सही है। कारण में है कि इसका मुख्य उद्देश्य भारत को ब्रिटिश कारखानों के माल का उपभोक्ता तथा कच्चे माल का निर्यातक बनाना, यह भी सही है। इसका मतलब यह है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। याद रखना है कि 1813 के एक्ट के तहत 1813 के एक्ट के तहत भारत में पहली बार ईस्ट इंडिया 1813 के एक्ट के तहत भारत में पहली बार शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपया खर्च करने का प्रावधान किया गया था। याद रखना है 1813 के एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार में भी कटौती की गई थी। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि 1813 के एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार में कटौती की गई थी। 1813 के एक्ट के तहत पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च करने का प्रावधान किया गया। आइए हाँ दीपक साहब, बात यह है कि परेशान होना स्वाभाविक है। हम तो कहेंगे लगातार मेहनत की। एक चीज तो स्वीकार करना पड़ेगा कि कहीं न कहीं कुछ कमी तो है जिसके कारण रिजल्ट रुक रहा है। कहीं न कहीं राजेश कुमार आपके लिए भी मैसेज है, कहीं न कहीं कमी है तब तो रिजल्ट रुक रहा है। ऐसा नहीं जानबूझकर आपके रिजल्ट रोका जा रहा है। हौसला नहीं हारना है और जो कमी आपको लग रहा है उसे दूर कीजिए और आप ही तरह के लोग सफल भी होते हैं। आइए यहाँ पर नंबर 4 में 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? और इसका सही आंसर होगा सिद्धू और कान्हो। अब प्रश्न उभरता है संथाल विद्रोह का समय क्या है? तो संथाल विद्रोह देखें यहाँ पर संथाल विद्रोह का समय क्या है? 1855 ईस्वी से लेकर 1856 ईस्वी। और ये कहाँ हुआ था? संथाल परगना। संथाल विद्रोह किसके विरुद्ध हुआ था? अंग्रेजों के विरुद्ध। संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? सिद्धू, कान्हू, चांद एवं भैरव।
आइए नंबर 5 में आओ। नंबर 5 में खुर्दा विद्रोह, पाइक विद्रोह के संबंध में इनमें से कौन से कथन सही नहीं है? यह विद्रोह 1890 ईस्वी में हुआ था, ये गलत है। इसका नेतृत्व बख्शी जगबंधु विद्याधर ने किया था, ये सही है। पाइक ने थाना और अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों पर हमला किया, ये सही है। इस विद्रोह में रैयत एवं जमींदार दोनों शामिल थे, यह भी सही है। क्योंकि इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, तो देखिए 2, 3, 4, 2, 3, 4, इसका सही बी है। याद रखना है कि इस विद्रोह जो प्रारंभ हुआ था कब? 1817 ईस्वी। और कहां से प्रारंभ हुआ था? कहां से? ओडिशा से। कहां से? ओडिशा से। आइए नंबर 6 में परमहंस मंडली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इसकी स्थापना 1849 ईस्वी में महाराष्ट्र में हुई। और यहाँ क्या पूछ रहा है? सही नहीं है। इस मंडली की शाखाएं बड़ौदा, राजकोट, मैसूर आदि स्थानों पर स्थित थी, गलत है। इस मंडली संस्थापक और बहुदेववाद में विश्वास करते थे, यह गलत है। और आप यहाँ पर देखिए गलत है। तो यहाँ पूछ क्या रहा है? यहाँ जो सही नहीं है वो पूछ रहा है। तो इस मंडली के लोग विधवा विवाह और स्त्री शिक्षा में विश्वास करते थे, बिल्कुल सही है, यह भी सही। तो यहाँ पर क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर, और इसका सही आंसर क्या हो जाता है? तो इसको बोल रहा है क्या? 2 और 3, 2 और 3। सही आंसर इसका बी दीजिए, बी। सही आंसर बी। सही आंसर इसका दीजिएगा बी। और इसकी परमहंस की बात करते हैं, तो अब देखिए यहाँ पर परमहंस मंडली की स्थापना कौन किया? देखें, परमहंस परमहंस मंडली की स्थापना कौन किया था? परमहंस मंडली की स्थापना दादोबा पांडुरंग ने किया था। दादोबा पांडुरंग ने किया था। यहाँ पर नंबर, यहाँ पर देखिए आप, नंबर यह है कि 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? कौन से कारण थे? अंग्रेजों की सैन्य सदस्यता, ये सही है। विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं थी, सही है। समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव था, बिल्कुल सही है। इसका आंसर क्या हो जाए? 1, 2, 3। 1, 2, 3 किस में है? इस 7वां। चुपचाप कुछ नहीं है, जम कर पढ़ाई करना है, जी जान लगा दो। तुम ही लोगों जैसा लड़का कंपीट करता है, तुम ही लोगों की तरह लड़का कंपीट करता है। तुमसे जो जूनियर है उसे तुम हौसला देगा। ये तो पूरी मेहनत करना है, कुछ नहीं करना है। कुछ जो कमी थोड़ी सी रह जाती है उसे दूर करना है, समझे ना? आइए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और कथन 1866 में दादा भाई नेहरू ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। इसका उद्देश्य ब्रिटिश जनता को भारतीय मुद्दों के प्रति जागरूक करना था। और इस संस्था की कई शाखाएं भारत के प्रमुख शहरों में खोली गई, यह सही है, यह सही है। कथन, इन्होंने यह दर्शाया कि भारत की गरीबी और आर्थिक पिछड़ापन भारत के स्थानीय कारणों में अंतर्निहित नहीं था, बल्कि यह औपनिवेशिक शासन का परिणाम था, जिसके द्वारा भारत से धन संपत्ति का दोहन हुआ। और यह भी सही है। इसका क्या आंसर होगा? ए सही है, किंतु अब देखें यहाँ पर कथन 1 और 2 दोनों सही है।
इसका सही ये होगा। दादा भाई नेहरू की जब हम बात करते हैं, दादा दादा भाई नेहरू जी 3 बार, दादा भाई नेहरू जी 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षता की। 1886 ईस्वी में कौन कौन? कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन। फिर देखो 1893 ईस्वी में कौन सा अधिवेशन? लाहौर अधिवेशन। फिर 1906 कौन? कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन। दादा भाई नेहरू जी 3 बार कांग्रेस के अध्यक्षता किया था, और 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में, 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नेहरू ने, दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम स्वराज की मांग प्रस्तुत की थी। यानी रखना है दादा भाई नेहरू जी कितने बार थे? 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। आइए यहाँ पर तीनों में कौन कौन है? 1886 कलकत्ता अधिवेशन, 1893 लाहौर अधिवेशन, 1906 कलकत्ता अधिवेशन। और 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नेहरू सर्वप्रथम स्वराज की मांग प्रस्तुत की। देखिए साइमन कमीशन की बात करते हैं तो साइमन कमीशन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? और इस कमीशन को इंडिया स्टैट्यूटरी कमीशन के नाम से जाना जाता है, सही है। इसका उद्देश्य संवैधानिक सुधार के प्रश्न पर विचार करना था, सही है। और इस कमीशन में कुल 12 सदस्य थे, गलत है। इस कमीशन में कुल 12 नहीं, कुल 7 लोग सदस्य थे। तो पूछ क्या रहा है? क्या पूछ रहा है? सत्य कथन। तो सत्य कौन है? ए और बी सत्य है। ए और बी किसी में है? नहीं। इसका आंसर डी होगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। साइमन कमीशन की बात करते हैं तो साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था? साइमन कमीशन का गठन 1927 में किया गया है। कहाँ किया गया था? इंग्लैंड में किया गया, इंग्लैंड में। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 1928 में। भारत में कहाँ आया? तो मुंबई में आया था। साइमन कमीशन में कुल कितने लोग साथ शामिल थे? 7। साइमन कमीशन क्या कहा गया? साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन किया गया। क्या कहा गया? श्वेत कमीशन कहा गया, श्वेत कमीशन। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय को शामिल किया गया? तो नहीं, इसलिए साइमन कमीशन का भारत में विरोध किया गया। साइमन कमीशन का सबसे अधिक, साइमन कमीशन का विरोध लखनऊ की धरती पर कौन किया था? साइमन कमीशन का विरोध लखनऊ की धरती पर जवाहरलाल नेहरू एवं गोविंद बल्लभ पंत ने किया था, सामान्य आयोग का विरोध लाहौर की धरती से कौन किया था? लाहौर की धरती से कौन किया था? तो लाला लाजपत राय, लाला लाजपत। आइए आप 10 में देखिए, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो वर्ष 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस सही थे। इसका सही आंसर है हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस ने आर्थिक योजना का विचार अपनाया, यह भी सही है। आइए यहाँ पर अब देखिए कि हरिपुरा अधिवेशन में गठित राष्ट्रीय योजना समिति का अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद को बनाया गया, ये गलत है। किसको बनाया गया था? जवाहरलाल नेहरू। किसको? जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। तो कौन नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर सी। क्लियर है? अब देखना है कि सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता क्या बार किया था? 2 बार। तो कौन कौन? तो 1938 ईस्वी। 1938 में कौन था? हरिपुरा अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन।
हरिपुरा कहाँ है? गुजरात में। गुजरात में। फिर कब किया था? तो 1939। कौन सा अधिवेशन? त्रिपुरी अधिवेशन। त्रिपुरी अधिवेशन। त्रिपुरी कहाँ है? त्रिपुरी मध्य प्रदेश। कहाँ है? मध्य प्रदेश। और 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को त्यागपत्र देने के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसको बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया। डॉक्टर राजेंद्र। ठीक सर, आज यकीन बैच में क्लास चली थी, तो पढ़ाते हैं यहाँ डिस्कशन करने के लिए। कौन क्लास कब चल? आइए यहाँ पर 11 देखिए। वर्ष 1937 के प्रांतीय चुनाव में मुसलमानों के लिए कुल कितने सीट आरक्षित थे? और इसका सही आंसर क्या होगा? उपर्युक्त में से कोई नहीं। और कितने स्थान? 34 स्थान। कितने? 34। कितने स्थान थे? तो 34। तो पानी पी लें। अब देखिए यहाँ पर 1935 के अधिनियम के तहत भारतीयों को प्रांतीय शासन, इसमें सुधार कर लेना आंसर में। 1935 के अधिनियम के तहत भारतीयों को प्रांतीय शासन प्रबंध का अधिकार दिया गया। 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में प्रांतीय विधानसभा का चुनाव हुआ और इस चुनाव में कांग्रेस ने 7 प्रांतों में सरकार बनाई और लक्ष्य यह रखी, बिना भारत के धरती की अनुमति के भारत को युद्ध में शामिल नहीं। अब वक्त था द्वितीय विश्व युद्ध और अगली सरकार बिना भारत के धरती के अनुमति के भारत को भी युद्ध में शामिल कर से नाराज होकर कांग्रेस ने 7 प्रांतों से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस द्वारा इस्तीफा देने से खुश होकर मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 से मुक्ति दिवस बनाया था। याद रखना, 22 दिसंबर 1939। अब देखिए पूछेगा किस अधिनियम के तहत? 1935 के अधिनियम। 1935 के अधिनियम के तहत भारतीयों को क्या मिला था? भारतीयों को प्रांतीय शासन प्रबंध का, प्रांतीय शासन प्रबंध का अधिकार। 1935 के अधिनियम के तहत क्या? 1937 और क्या हुआ था? प्रांतीय विधानसभा का चुनाव हुआ था। प्रांतीय विधानसभा का चुनाव हुआ था। विधानसभा का चुनाव। और इस चुनाव में कांग्रेस ने कितने प्रांतों में सरकार बनाई थी? 7 प्रांत में। बिना भारत के धरती की अनुमति को भारत को किस युद्ध में शामिल कर दिया गया था? द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध में। और इससे नाराज होकर कांग्रेस क्या किया? 7 प्रांतों से क्या किया? त्याग पत्र दे दिया। त्याग पत्र। कांग्रेस द्वारा त्याग पत्र से खुश होकर मुस्लिम लीग ने कौन सा दिवस मनाया था? मुक्ति दिवस। कौन सा दिवस? मुक्ति दिवस। और मुक्ति दिवस कब मनाया? 22 दिसंबर 1939। 22 दिसंबर 1939। देखिए यहाँ पर लॉर्ड बेलेजली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? दूसरों के खर्च पर एक विशाल सेना बनाए रखना, यह सही है। भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित करना था, यह भी सही है। कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना था, यह गलत है। तो पूछ रहा है कौन सही नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? और याद रखना है कि सहायक संधि की जब हम बात करते हैं क्या किस कोचिंग की बात कर रहे हैं? यकीन बैच किस कोचिंग की बात कर रहे हैं? यूनिक कॉन्सेप्ट किस कोचिंग की बात कर रहे हैं, ये बताइए।
प्लीज बताइए किस कोचिंग की बात कर रहे हैं? आपसे बात कर लेते हैं। बोलो किस कोचिंग की बात कर रहा है? 23 है। किस कोचिंग की बात कर रहा है? किस कोचिंग की? किस कोचिंग की बात कर रहे हैं? 1 to 5? क्या 1 to 5? बोलिए ना किस कोचिंग, मतलब किस क्लास का, किस कोचिंग, वो बोलिए आप। अब यहाँ देखिए, लॉर्ड वेलेज़ली का शासनकाल किस लिए प्रसिद्ध था? तो लॉर्ड वेलेज़ली का शासनकाल सहायक संधि के लिए, सहायक संधि के लिए प्रसिद्ध। और सहायक संधि करने वाला पहला राज्य कौन था? सहायक संधि करने वाला पहला राज्य हैदराबाद, हैदराबाद। और हैदराबाद अनुसार सहायक संधि कब की? 1798 ईस्वी में। 1799 ईस्वी में कौन सा राज्य ने सहायक संधि किया? तंजौर एवं मैसूर, तंजौर एवं मैसूर जैसे राज्य, तंजौर एवं मैसूर। 1801 ईस्वी में कौन? अवध जैसे राज्य ने अंग्रेज साथ सहायक संधि की। और अवध जैसे राज्य ने अंग्रेज साथ सहायक संधि। आइए अब, मंदिर निर्माण में मंदिर की चार दीवारियों में जगह जगह ऊंचे सिंहद्वार बने होते थे। इन्हें क्या कहा जाता था? इन्हें क्या कहा जाता? और इन्हें क्या कहा जाता था? तो इन्हें कहा जाता था, और इन्हें कहा जाता था और गोपुरम। हम देखते हैं कि कैलाश मंदिर कहाँ है? कांची में। कैलाश मंदिर कहाँ है? कांची में। और कांची स्थित कैलाश मंदिर भारत का पहला मंदिर है जिसमें सर्वप्रथम गोपुरम का प्रयोग किया। और गोपुरम का अर्थ होता है मुख्य प्रवेश। देखिए यहाँ पर कांची स्थित, कांची स्थित कैलाश मंदिर, कैलाश मंदिर भारत का, भारत का पहला मंदिर है जहां पर, जहां पर सर्वप्रथम, प्रथम गोपुरम का, प्रथम गोपुरम का, पुरम का प्रयोग किया गया, किया गया। अब गोपुरम का अर्थ क्या होता है? गोपुरम का अर्थ होता है, अर्थ होता है मुख्य प्रवेश द्वार, मुख्य प्रवेश द्वार। मुख्य प्रवेश द्वार जो होता था उसको काफी सजाया भी जाता था, उसको काफी सजाया जाता था। समझ गए? आइए यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर निम्नलिखित में किसके लिए वैदिक साहित्य में किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं मिलता? और इसका सही आंसर है मजदूर। ऋग्वेद में गाय के लिए कौन सा शब्द आया? ऋग्वेद में गाय के लिए कौन सा शब्द, यानी कि वैदिक काल में और अतिथि के आगमन पर बछड़े का मांस पकाया, इसलिए अतिथि को क्या कहा गया? ये अतिथि को क्या कहा गया? इसलिए अतिथि को गौधन्य कहा गया। ऋग्वेद में गाय के लिए कौन सा शब्द आया है? ऋग्वेद में गाय के लिए अघन्या शब्द आया है। अघन्या का अर्थ क्या होता है? नहीं मारने योग्य, नहीं मारने योग्य। फिर भी, फिर भी ऐसे गाय की, फिर भी ऐसे गाय की, गाय की हत्या का प्रमाण मिलता है, हत्या का प्रमाण मिलता है जो
किसी काम के, जो किसी काम के नहीं रहती थी। ऋग्वेद में अतिथि ऋग्वेदिक काल में की बात करते हैं तो अतिथि ऋग्वेदिक काल की बात, ऋग्वेदिक काल को लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते थे और अतिथि के आगमन पर बछड़े का मांस पकाया जाता, इसलिए अतिथि को गौधन कहा गया। ऋग्वेद में गाय के लिए अघन्या शब्द आया है, इसका अर्थ होता है नहीं मारने योग्य। फिर भी ऐसे गाय की हत्या प्रमाण मिलता है जो किसी काम के नहीं रहते। और ऋग्वेद में जौ के लिए, ऋग्वेद में जौ के लिए यौ शब्द आया है। ऋग्वेद में जौ के लिए यौ शब्द आया है और ऋग्वेद में एक ही अनाज के विषय में जानकारी मिलती है जिसका नाम जौ, और ऋग्वेद में जौ के लिए यौ शब्द आया है। ये बात और याद रखना, ऋग्वेद में एक ही आभूषण के विषय में जानकारी मिलती है जिसका नाम है निष्क, और ये निष्क गले में पहना जाने वाला सोने का हार था। 6ठी शताब्दी सदी में सांस्कृतिक विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ 7वीं सदी में संस्कृत के गद्य और पद्य की अलंकृत शैलियों का प्रचलन बढ़ा। सही है। गद्य में अलंकरण की प्रकाष्ठा बाण की कृति में मिलती है, तो सही है। अब देखिए 7वीं सदी में देव प्रतिमाएं केवल प्रस्तर की बनाई जाती थी, बिल्कुल सही है। क्योंकि सही नहीं है, सही नहीं चुनना है, लेकिन टोटल सही है, इसलिए इसका आंसर ई होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। यूनिक कॉन्सेप्ट एकेडमी, हम आपकी बात को ध्यान में रखते हैं, हम आपकी बात को ध्यान में रखते हैं, ठीक ना। आप देखिए यहाँ पर योग दर्शन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो योग दर्शन में क्या है, मोक्ष ध्यान और शारीरिक साधना से है, सही है। ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का निग्रह योग मार्ग का मूलाधार है, सही है। इसमें सांसारिक समस्याओं से भागने की प्रवृत्ति नहीं दिखाई देती, गलत है। तो सही है, यह चुनने के लिए कह रहा है। 1 और 2 सही है। 1 और 2 किस में है, 1। योग की बात करते हैं तो योग का प्राचीनतम उदाहरण हमें सिंधु घाटी सभ्यता काल से मिलता है। सिंधु सभ्यता काल में एक जगह है जिसका नाम है मोहनजोदड़ो, और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से पशुपति महादेव की मूर्ति मिली, और इस पशुपति महादेव की मूर्ति के चारों ओर एक बाघ, एक हाथी, एक गैंडा, एक भैंसा का चित्र बना हुआ है। आसन के नीचे 2 हिरण का चित्र बना हुआ है। यह पशुपति महादेव की मूर्ति पूरी तरह से योग की मुद्रा में बैठी हुई। तो हम कह सकते हैं सिंधु सभ्यता और सिंधु सभ्यता काल में ही योग की उत्पत्ति हुई। तो यह भी कहा जा सकता है भारत की धरती ने पूरे दुनिया को योग से परिचित कराया। लेकिन योग को एक दर्शन के रूप में प्रतिपादित करने का श्रेय पतंजलि को। पूछेगा योग का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिलता है, सिंधु घाटी। कहाँ से, सिंधु घाटी सभ्यता काल, सिंधु घाटी सभ्यता काल से। और सिंधु सभ्यता काल में कहा, मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से। और मोहनजोदड़ो से क्या मिला है, तो पशुपति महादेव की मूर्ति, पशुपति महादेव की मूर्ति। और इस मूर्ति के चारों ओर क्या है, एक बाघ, एक हाथी, एक गैंडा, एक भैंसा। आसन के नीचे 2 हिरण का चित्र बना। और ये पशुपति महादेव की मूर्ति पूरी तरह से योग की मुद्रा में बैठी हुई, पूरी तरह से योग की मुद्रा में बैठी हुई। अब हम देखते क्या है, योग को एक दर्शन के रूप में प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है, पतंजलि को। किसको, पतंजलि। और पतंजलि ने क्या कहा था, योग के द्वारा कई तरह की बीमारियों पर नियंत्रण नहीं पाया जा सकता, कई तरह के बीमारियों पर नियंत्रण नहीं पाया जा सकता, और इंसान अपनी सोच समझ पर भी नियंत्रण स्थापित कर सकता है। आइए यहाँ पर देखिए, प्रतिहार राजवंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। प्रतिहार राजवंश का वास्तविक संस्थापक नागभट्ट प्रथम।
याद है प्रतिहार लोग अपने किसको मानते थे? प्रतिहार लोग अपने को लक्ष्मण का वंशज मानते थे, जो राम के दरबार में द्वारपाल का काम, पहरा देने का। द्वारपाल मतलब पहरा, इसलिए इन्हें का नाम पड़ गया प्रतिहार। और प्रतिहार का सर्वप्रथम उल्लेख एक अभिलेख में मिलता है, जिसका नाम है एहोल अभिलेख। और प्रतिहार गुर्जर प्रतिहार राजवंश की स्थापना एक राजा ने किया था, जिसका नाम था नागभट्ट प्रथम। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, गुर्जर प्रतिहार लोग अपने अपने को किसका वंशज मानते थे? लक्ष्मण का वंशज। किसका? लक्ष्मण का वंशज। ये क्या करते थे? ये राम के दरबार में, ये राम के दरबार में क्या करते थे? द्वारपाल का कार्य करते, द्वारपाल का कार्य करते थे, कार्य करते थे। और गुर्जर प्रतिहार राजवंश का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख कहाँ है? कर्नाटक में है। कहाँ? कर्नाटक। और एहोल अभिलेख की स्थापना कौन किया था? यानी गुर्जर प्रतिहार राजवंश की स्थापना कौन किया था? नागभट्ट प्रथम किया। नागभट्ट प्रथम किया। गुर्जर प्रतिहार राजवंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? सबसे प्रसिद्ध शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश का सबसे प्रसिद्ध शासक राजा भोज था। राजा भोज। राजा भोज की विद्वता को देखते हुए कौन सी उपाधि दी गई थी? उन्हें कविराज की उपाधि दी। कौन सी? कविराज की उपाधि दी। कविराज ने क्या दिया था? कविराज की उपाधि दी। अब यहाँ पर महेंद्रपाल, गुर्जर प्रतिहार राजवंश के शासक महेंद्रपाल के दरबार में कौन विद्वान रहते थे? राजशेखर जैसे विद्वान। कौन? राजशेखर। और राजशेखर ने किसकी कौन सी पुस्तक की रचना की? काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा एवं विदशाल भंजिका, एवं विदशाल भंजिका जैसी, एवं विदशाल भंजिका जैसी पुस्तक की रचना की। आइए, हर्षवर्धन के प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? हर्षवर्धन की सेना में घोड़ा, हाथी तथा पैदल सैनिक मौजूद थे। बिल्कुल सही है, एकदम सही है। और युद्ध के समय उसे सभी सामंतों का सहयोग प्राप्त था। बिल्कुल सही है। उसकी शाही सेना को आकार विशाल नहीं था। ये गलत है, क्योंकि नहीं है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाए। अब देखो, हर्ष का वास्तविक नाम क्या था? तो हर्ष को इतिहास में हम किस नाम जानते हैं? हर्ष को इतिहास में हम किस नाम जानते हैं? हर्ष को इतिहास में हम शिलादित्य के नाम जानते हैं। किस नाम से? शिलादित्य। हर्ष ने कौन सी उपाधि धारण की थी? शकलोत्तर। शकलोत्तर पथनाथ, परम भट्टारक, परम भट्टारक, परम सौगात, परम सौगात की उपाधि धारण। यहां देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन से कथन असत्य है? असत्य चुनना। बाघ गुफाएं बौद्ध एवं जैन चित्र वाली है। गलत है। बाघ की गुफा का संबंध किससे है? तो याद रखना है, पहला प्रश्न ये, बाघ की गुफा, बाघ की गुफा कहाँ? ये बाघ की गुफा कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। बाघ की गुफा का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से। किससे? बौद्ध धर्म से। फिर बौद्ध धर्म से है, चूंकि यहाँ जैन दे दिया है, ये गलत हो गया। रंग महल के नाम से प्रसिद्ध गुफा अजंता गुफाओं में है। ये गलत है। रंग महल कहाँ स्थित है? रंग महल कहाँ स्थित है? देखिए यहाँ पर रंग महल, रंग महल बाघ की गुफा में है। कहाँ है? बाघ की गुफा में, बाघ की गुफा में है। इसलिए ये दोनों गलत है। तो पूछ रहा है कि, इसमें पूछ रहा है कि असत्य कथन, 1 और 2 दोनों असत्य है, याद रखना। अब यहाँ देखते हैं कि पूछ रहा है अजंता, क्योंकि अजंता का उल्लेख है। अजंता कहाँ है? वर्तमान समय महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में, औरंगाबाद जिले में। अजंता से किस कालीन चित्रकला के प्रमाण मिलते हैं? तो अजंता से गुप्त कालीन। कौन? गुप्त कालीन
चित्रकला का प्रमाण। अजंता की गुफा संख्या कौन? अजंता की गुफा संख्या 16 एवं 17 का संबंध, 17 का संबंध महात्मा बुद्ध के, महात्मा बुद्ध के, महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की, पूर्व जन्म की, पूर्व जन्म की घटना से। ठीक ना? आइए अब यहाँ देखिए, गोल गुंबद से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक विशाल वर्गाकार भवन है जिस पर एक गोलाकार ढोल है। यह गुंबद कर्नाटक के बीजापुर के आदिल शाही राजवंश के 7वें सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। सही है। तो 1 और 2 की बात करता था, 1 और 2 किसी में है तो नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाए। गोल गुंबद की बात है, बीजा गोल गुंबद कहाँ है? गोल गुंबद कहाँ है? देखो यहाँ पर गोल गुंबद, गोल गुंबद कहाँ है? बीजापुर में है, बीजापुर। ये क्या है? मोहम्मद आदिल शाह का, मोहम्मद आदिल शाह का, आदिल शाह का क्या है? मकबरा, मकबरा है। बीजापुर कहाँ है? कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक। अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं? अलाउद्दीन ने अपने पिता जलालुद्दीन खिलजी की धोखे से मारकर गद्दी बिठा, गलत है। वह सुल्तान बनने से पूर्व अवध का सूबेदार था, सही है। अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर ने देवगिरी पर आक्रमण किया था, सही है। चूंकि सही नहीं है तो इसलिए इसका आंसर ए होगा। याद रखना है, अलाउद्दीन खिलजी की नीति। अब देखें यहां पर, और अब हम देखते क्या है, और अब देखते क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी की जब हम बात करते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी की जब हम बात करते हैं, अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण भारत के राज्यों के प्रति सिर्फ धन प्राप्ति की थी। अलाउद्दीन खिलजी के समय में दक्षिण भारत के विरुद्ध, अलाउद्दीन खिलजी के समय में दक्षिण भारत के विजय का श्रेय उसके सेना नायक मलिक काफूर को। मलिक काफूर के इतिहास में हम 1000 दिनारी के नाम जानते हैं। गुजरात विजय के उपरांत नसरत खान ने मलिक, आपसे प्रश्न रहेगा कि दक्षिण भारत के विरुद्ध, दक्षिण भारत के विरुद्ध सैन्य अभियान, दक्षिण भारत के प्रति अलाउद्दीन खिलजी की नीति क्या थी? धन प्राप्ति, धन प्राप्ति। पूछेगा कि अलाउद्दीन खिलजी में दक्षिण भारत के विजय का श्रेय किसको जाता है? मलिक काफूर को जाता है, मलिक काफूर। और मलिक काफूर के इतिहास में किस नाम जानते हैं? इसे हम 1000 दिनारी के नाम जानते हैं। और गुजरात विजय के उपरांत, गुजरात विजय के उपरांत मलिक काफूर को किसने किया? नसरत खान, नसरत खान। मलिक काफूर क्या था? एक किन्नर था। क्या था? एक किन्नर था। क्या था? एक किन्नर था। और इसे कितना में खरीदा गया था? आज इसे 1000 दिनार में खरीदा गया, इसलिए मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा गया। 1000 दिनारी। दिनार किसको कहते हैं? रुपया को। यहाँ देखिए, कृष्णदेव राय की शासन पद्धति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और यहाँ पर सही चुनना है। उसने नौसेना के विकास की ओर ध्यान नहीं दिया, बिल्कुल सही है। और डोमिगो पेस नामक इटालवी यात्री उसके दरबार में रहते थे, ये गलत है। बारबोसा एवं पायस, ये पुर्तगाली यात्री, ये पुर्तगाली यात्री। कौन था? पुर्तगाली था, पुर्तगाली। उसने विजयनगर साम्राज्य को कृष्ण नदी तक स्थापित कर दिया, यह सही है।
तो यहाँ अब पूछ रहा है क्या सहित, 1 और 3 किसी में है, 1 और 3 किसी में नहीं है। इसका आंसर क्या है, उपर्युक्त में से एक से। आइए 23 में, आइए 23 में देखिए, निम्नलिखित में किस क्षेत्र के लिए विजयनगर बहमनी में टकराव की स्थिति नहीं थी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। विजयनगर साम्राज्य में बहमनी साम्राज्य के बीच संघर्ष का मुख्य कारण माना जाता है कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदी के बीच स्थित रायचूर एवं दोआब का क्षेत्र, रायचूर एवं दोआब का क्षेत्र। अब देखिए यहाँ पर पूछेगा कि विजयनगर साम्राज्य, देखो यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य एवं बहमनी साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य के बीच संघर्ष का मुख्य कारण माना जाता है, मुख्य कारण माना जाता है कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदी के बीच स्थित रायचूर एवं दोआब का क्षेत्र था, दोआब का क्षेत्र। गुजरात को उत्तर भारत और उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ने वाला मालवा राज्य किन 2 नदियों के बीच स्थित, नर्मदा एवं ताप्ती, नर्मदा एवं ताप्ती। याद रखना है, अलाउद्दीन खिलजी के समय में गुजरात का विजय कब किया गया था, गुजरात का विजय यानी अकबर के समय में अलाउद्दीन खिलजी पर करते। अलाउद्दीन खिलजी के समय में, अलाउद्दीन खिलजी का पहला सेना अभियान किसके विरुद्ध, अलाउद्दीन खिलजी के समय में सर्वप्रथम, देखें यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी के समय में, खिलजी के समय में सर्वप्रथम 1298 ईस्वी में, 1298 ईस्वी में गुजरात का विजय किया गया, गुजरात का विजय किया गया। उस समय गुजरात का शासक कौन था, रायकरण था, रायकरण। अकबर के समय में गुजरात का विजय कब हुआ था, अकबर के समय गुजरात का विजय 1572 ईस्वी, 1572। और गुजरात विजय के उपलक्ष्य में कहा, अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी में, अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी में किस दरवाजा का निर्माण कराया था, बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा का निर्माण। देखिए यहाँ पर स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के प्रारंभिक विचारों को फ्रांसीसी सामाजिक बदलाव में प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों का सही समूह है। क्या होगा, जॉन लॉक, जीन जैक्स और रूसो। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, 14 जुलाई 1789। फ्रांसीसी क्रांति के समय क्या नारा दिया गया था, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का नारा दिया। अमेरिकी क्रांति के समय क्या नारा दिया गया, अमेरिकी क्रांति के समय, अमेरिकी क्रांति के समय क्या नारा दिया गया, अमेरिकी क्रांति के समय क्या नारा दिया गया, प्रतिनिधित्व नहीं थी,
प्रतिनिधित्व नहीं तो, प्रतिनिधित्व नहीं तो, नहीं तो कर नहीं, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। रूस में कब प्रथम परामर्शदाता संसद या ड्यूमा का गठन हुआ? 1905 में। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, रूस के संसद का क्या नाम? रूस के संसद का क्या नाम था? संसद का क्या नाम था? ड्यूमा। अब है ड्यूमा का गठन। ड्यूमा का गठन कब हुआ था? कब हुआ था? 1905 ईस्वी। 1905 ईस्वी। आइए 27। यस यस, आ गया। आइए, एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया? हिटलर ने दिया। और हिटलर ने दिया था। और हिटलर को जर्मनी का चांसलर कब बनाया? 1933 में। और अपने पद पर कब रहा था? 1945। 1945 तक रहा। हिटलर ने नाजी पार्टी का गठन कब किया था? नाजी पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 20 फरवरी 1920। ठीक। रे जवान कहता है शहंशाह, ये हम इतिहास से नहीं, हमको सब सब्जेक्ट याद है पूरी तरह से। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, करेंट अफेयर्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सब चीज एकदम जी पर याद है। हम डिस्कशन बहुत लाजवाब कराते हैं। हम पॉलिटी बहुत जबरदस्त पढ़ाते हैं, का कोई जोर नहीं। सबसे खराब अगर हम कोई सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो वह इतिहास। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो, सबसे खराब अगर हम कोई सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो वह इतिहास। हमसे जो कोई इतिहास पढ़ा, जो क्या कहते हैं पॉलिटी पढ़ा, ताकि सर आज तक मैं ऐसा पॉलिटी पढ़े नहीं। जो हमसे ज्योग्राफी पढ़ा, कहा सर ऐसा हम ज्योग्राफी कभी पढ़े नहीं। कभी हमसे कोई करंट अफेयर्स पढ़ा, कहा कि सर आज तक हमें दोबारा करंट पढ़ने का। तो ये इसलिए इतना सब संभव हुआ कि जब दुनिया दुर्गा पूजा में रात में घूम रही थी, शहंशाह रात में घूमता नहीं था, पढ़ता। जब दीपावली में लोग दीप बाल रहे थे, शहंशाह अपने किताब को साफ कर। जब लोग 1 जनवरी मनाकर गोल घर पर खड़ा होकर चिल्लाते थे हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू, शहंशाह उस समय में अंडरलाइन किया। हमें याद नहीं है तक हम किसी की शादी में गए, हमें आज तक याद नहीं है हम किसी की पार्टी में गए, हमें आज तक याद नहीं है कभी हम रेस्टोरेंट में गए, हमें शायद ये भी याद आज तक नहीं कि सिनेमा घर में गए। तो तैयारी शुरू, एक दिन का ही मेहनत। और ये मेहनत हम इसलिए भी करते थे, जानते थे कि मेरा लक अच्छा नहीं, क्योंकि मैं मालूम था मेरा लक अच्छा नहीं। तो फिर हम सोच लिया था कि अपनी नॉलेज में इतनी गहराई ला देंगे ताकि दुनिया मेरा साथ नहीं भी दे तो हम इज्जत के साथ। यही बात है, और कुछ। और देखो ये हिटलर ने क्या नारा दिया था? एक राष्ट्र एक नेता। एक राष्ट्र
एक नेता। हिटलर की आत्मकथा का क्या नाम है? मीन कैंप। मीन कैंप। इसका अर्थ क्या होता है? तो मेरा संघर्ष, मेरा संघर्ष। हिटलर का पूरा नाम क्या था? एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर। हिटलर कब? तो 1939 ईस्वी। कहाँ पर आक्रमण किया था? तो पोलैंड पर आक्रमण किया। और ये क्या हुआ? ये द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण बना। यह द्वितीय विश्व युद्ध, यह द्वितीय विश्व युद्ध का, यह द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण बना। तत्कालिक कारण। ये मुसोलिनी की जब हम बात करते हैं तो नहीं, यहाँ सिर्फ इस प्लेटफॉर्म में सिर्फ हम हिस्ट्री पढ़ाते हैं, सिर्फ हिस्ट्री। अगर प्लेटफॉर्म की धरती हमें 1 करोड़ रुपया दे एक दिन, फिर भी हम हिस्ट्री के अलावा दूसरा सब्जेक्ट इसके क्यों नहीं पढ़ाएंगे? कारण यह है, बहुत ऐसे टीचर जुड़े हुए हैं, पढ़ाते हैं तो इससे उनका परिवार चलता है, उनकी माँ का दवा आता है, उसी पैसा से वो अपनी बहन की कॉलेज फी भरते। अगर ऐसा पाप हम करेंगे, उनकी माँ का दवा रुक जाएगा, उनकी बहन का फी भरना बंद हो जाएगा। ये काम हमसे नहीं हो सकता। हम वहाँ पढ़ाते हैं जहाँ पर पहले से कोई नहीं पढ़ा, ताकि मेरे कारण किसी की परिवार की खुशियाँ लूटनी नहीं, आनी चाहिए, लूटनी नहीं। यही कारण है बहुत लोग ऐसे होते हैं कि भर दिन प्रशंसा करता है, हम ये हैं, हम वो हैं, हम वो हैं, ये कर दे। हमें देखे हैं कभी हिस्ट्री के अलावा और किसी चीज़ की बात करते हुए? कभी नहीं। अब यहाँ पर मुसोलिनी, मुसोलिनी कहाँ का रहने? इटली का। मुसोलिनी कहाँ का? इटली का। इटली। मुसोलिनी के इतिहास में किस नाम जानते हैं? प्यूस के नाम से। नाम से? प्यूस के नाम से। प्यूस। आइए, क्यूबेक एक्ट किस देश के पास हुआ? इसमें सुधार कर दी। किस एक्ट के लिए? कनाडा के लिए। यह एक्ट कब पारित हुआ था? 1774 ईस्वी में। और कहाँ पारित हुआ था? ब्रिटिश ब्रिटिश संसद। ब्रिटिश संसद। देश क्या था? क्यूबेक कहाँ? क्यूबेक ये जगह है कहाँ? तो कनाडा में। और कनाडा के शासन, इसका नाम है क्यूबेक एक्ट। क्यूबेक एक्ट 1774 पारित हुआ किसके द्वारा? तो ब्रिटिश संसद के द्वारा। क्यूबेक की जगह का है कनाडा, और कनाडा के शासन संबंधित जो एक्ट पारित किया गया, ये क्यूबेक एक्ट का। जापान को इतिहास में किस नाम से? निप्पन के नाम। निप्पन। और इसे क्या कहा गया? उगते हुए सूरज का देश। उगते हुए सूरज का देश। फ्रांस की जब हम बात करते हैं, तो जब हम फ्रांस की बात करते हैं, फ्रांस का सम्राट कौन था? लुई 14। और ये क्या कहा था? मैं ही राज हूं और मेरे शब्द ही कानून है। अब देखो, गैरीबाल्डी पेशा से क्या था? और इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। और वह पेशा से क्या था? वो पेशा से नाविक था। क्या था? नाविक था। याद रहेगा। अब गैरीबाल्डी की क्या भूमिका रही? इसकी भूमिका रही किसमें? इटली में। अब है कि इटली की एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? इटली के एकीकरण का श्रेय जाता है गैरीबाल्डी। गैरीबाल्डी को, मेजनी को, एवं काउंट डी काबुल को। अब पूछेगा पुनर्जागरण का प्रारंभ कहां से हुआ था? पुनर्जागरण का प्रारंभ कहां से हुआ था? इटली से।
इटली के किस शहर से? फ्लोरेंस से। फ्लोरेंस। इटली के किस शहर? फ्लोरेंस। और पुनर्जागरण का अर्थ क्या होता है? पुनर्जागरण का अर्थ क्या होता है? फिर से जागना। पुनर्जागरण का अर्थ होता है फिर से जागना, यानी अंधकार से ग्रसित यूरोप को प्रकाश की ओर ले जाना। आइए यहां देखें, धुरी राष्ट्र की बात करते हैं। धुरी राष्ट्रों में किस राष्ट्र ने सबसे पहले आत्मसमर्पण किया था? इटली किया। अब हम पहले निर्धारण करेंगे कि मित्र राष्ट्र कौन है, धुरी राष्ट्र कौन है। तो मित्र राष्ट्र में कौन कौन लोग शामिल थे? मित्र राष्ट्र देखिए, मित्र राष्ट्र में कौन कौन थे? अमेरिका, अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, रूस, जापान। और धुरी राष्ट्र में कौन शामिल थे? धुरी राष्ट्र में कौन शामिल थे? तो धुरी राष्ट्र में शामिल थे कौन कौन? ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया, हंगरी, हंगरी, इटली, जर्मनी, तुर्की इत्यादि। अब इस पूछ देगा कि भारत किस राष्ट्र की तरफ था, मित्र या धुरी? यहां ब्रेन लगाना है। भारत पर शासन किसका था? इंग्लैंड का था। जिस तरफ इंग्लैंड होगा उसी तरफ भारत होगा। इस प्रकार भारत मित्र राष्ट्र की तरफ। आइए, जर्मनी को पहले किस नाम जानता? पर्सिया। पर्सिया के, जर्मनी को पहले पर्सिया के नाम जाना जाता। पर्सिया। ऑस्ट्रिया, ये ऑस्ट्रिया था। ये जर्मनी के एकीकरण में, जर्मनी के एकीकरण में, जर्मनी के एकीकरण में बहुत बड़ा बाधक था, बहुत बड़ा बाधक था, बहुत बड़ा बाधक। 1780 और 1850 के दशक के बीच ब्रिटेन में उद्योग और अर्थव्यवस्था के परिवर्तन को कहा जाता है पहली औद्योगिक, पहली औद्योगिक क्रांति। अब तक जब जानते भी हैं कि वे बताएं औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ कहां से हुआ था? औद्योगिक क्रांति प्रारंभ कहां? इंग्लैंड से। इंग्लैंड की धरती से ही औद्योगिक क्रांति की, क्योंकि इंग्लैंड की धरती पर कच्चे माल एवं पूंजी की अधिकता थी, एवं पूंजी की अधिकता थी। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग से, सूती वस्त्र उद्योग। सुरक्षा परिषद में वीटो का अधिकार किसे प्राप्त है? तो वीटो का अधिकार सभी सदस्य को, सिर्फ अमेरिका को, सिर्फ अस्थायी सदस्य, सिर्फ अस्थायी सदस्य। तो अस्थायी सदस्य की कौन कौन थे? अमेरिका। कौन कौन थे? अमेरिका, अमेरिका, अमेरिका। कौन? फ्रांस, इंग्लैंड, रूस, जापान, चीन। स्थायी संयुक्त राष्ट्र के 5 स्थायी देश में कौन कौन है? अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, रूस और चीन। 1 2 3 4 5। अब ये कोई भी प्रस्ताव पारित होने के लिए आवश्यक है, समझे? कोई भी प्रस्ताव पारित करने के लिए आवश्यक है कि उस प्रस्ताव पर पांचों सदस्य राष्ट्रों का पक्ष में मतदान हो, और इसमें से एक भी विपक्ष में मतदान करता है, वह प्रस्ताव रुक जाए। यही वीटो। इसलिए जब संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत को शामिल करने की बात होती है,
चाइना वीटो लगा देता, और जिसके कारण भारत को वो मत नहीं आई। संन्यास सेन किस देश से संबंध रखते हैं? चीन। 1911 ईस्वी में चीन की धरती पर जो क्रांति हुई उसको क्या कहते हैं? ये हम चीनी क्रांति कहते हैं। चीनी क्रांति के नायक कौन थे? क्रांति के नायक डॉक्टर सन्यास सेन। लिखते क्या है? मनीष कुमार। अगर आप एंशियंट हिस्ट्री से एमए किए हैं तो ये डिग्री बीपी क्लास अगर 12th के लिए वैलिड नहीं, आपको नौकरी बाहर कर दिया जाएगा। टीयर 1 और टीयर 2 में एंशियंट हिस्ट्री वाले को बाहर निकाला जा रहा है। कौन कहा ये बात? ये कौन कहा आपको? तो चीनी क्रांति की शुरुआत 1911 में। चीनी क्रांति के नायक कौन थे? डॉक्टर सन्यास सेन। डॉक्टर सन्यास। और डॉक्टर सन्यास सेन को क्या कहा? चीन का पिता का। चीन का पिता का। अब देखिए यहाँ पर जापान की जब हम बात करते हैं, जापान की जब हम बात करते हैं तो जापान पर अमेरिका ने एटम बम कब गिराया? 6 अगस्त 1945। कहाँ? हिरोशिमा पर। नागासाकी पर अमेरिका कब गिराया? 9 अगस्त 1945। इंडिया डेट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। भारत राज्यों का संघ है। इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 1 में मिलता है। सर्वप्रथम मगध के किस शासन ने गिरिब्रज के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया? कौन बनाया था? नागदर्शक। नागदर्शक। और ये काला सो किस राजवंश का शासक? नाग राजवंश। शिशु नाग राजवंश। महापद्मनंद को हम क्या जानते? उग्रसेन। उग्रसेन। महापद्मनंद को किस नाम जानते? उग्रसेन। सर्व छत्रांतक। सर्व छत्रांतक एवं एक राट के नाम जानते हैं। महापद्मनंद को हम किस नाम जानते? सर्व छत्रांतक। और उग्रसेन सर्वछत्रांतक एवं एक राट के नाम से महापद्मनंद को उग्रसेन सर्वछत्रांतक एवं एक राट के नाम जानते हैं। और ये शिशु नाग राजवंश बात करते हैं कि कालासो किस राजवंश का था? तब शिशु नाग राजवंश का शासक था और इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र बनाया था। बोध गया के महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक कौन? शशांक। और शशांक कौन था? तो बंगाल का गौड़ शासक। बंगाल का गौड़ शासक। करा वर्मा कौन था? मोखरी वंश का था। मोखरी वंश का। हर्षवर्धन को इतिहास किस नाम जानते हैं? शिलादित्य के नाम से शिलादित्य। किस मुगल शासन के काल में बिहार पर बंगाल के नवाबों के नियंत्रण स्थापित हुआ? इनमें से कोई नहीं। कौन? फर्रुखसियर। फर्रुखसियर अपना राज्याभिषेक कहाँ कराया था? पटना। फर्रुखसियर किस नाम जानते हैं? घृणित कायर। घृणित कायर बादशाह का नाम। मुगल बादशाह अकबर। और मुगल बादशाह अकबर की बात करते हैं तो मुगल बादशाह अकबर की बात तो पहला सैनिक अभियान कब हुआ था? 1561 में। किसके विरुद्ध? मालवा के विरुद्ध। मालवा का शासक कौन था? बाज बहादुर। इसकी रानी के नाम था रानी रुकमती। शाहजहां की बात करते हैं। शाहजहां का संघर्ष किस? सिखों के छठे गुरु। सिखों के छठे गुरु
गुरु हर गोविंद के साथ, हर गोविंद के साथ। बहादुर शाह प्रथम को इतिहास में क्या कहते हैं? शाह बेखबर, शाह ए बेखबर या मस्त राजा, या मस्त राजा कहते हैं। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब? 1906 में। कहाँ हुई थी? पटना। किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 9 अगस्त 1946 स्वतंत्र भारत की संविधान बनने के लिए संविधान सभा के सत्र किनकी अध्यक्षता में प्रारंभ हुआ था? सच्चिदानंद सिंह। और दूसरा, तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 अगस्त 1946। कहाँ? दिल्ली के संसदीय पुस्तकालय भवन में। इसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना। संविधान सभा की दूसरी बैठक, और संविधान सभा की दूसरी बैठक की बात करते हैं तो इसकी अध्यक्षता, इसकी बैठक कहाँ हुआ था? दिल्ली के संसदीय पुस्तकालय भवन में। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। अली इमाम कौन थे? स्वतंत्रता सेना, स्वतंत्रता सेनानी। रेवती नाग का संबंध कौन से है? भागलपुर से। ये कौन थी? इनका संबंध किससे है? अनुशीलन समिति। इनका संबंध ढाका अनुशीलन समिति से। ढाका अनुशीलन समिति। मतलब ये क्या थी? क्रांतिकारी थी। और भागलपुर में क्रांतिकारियों को क्या करती थी? संबोधित करती थी और बढ़ावा देती थी। इस प्रकार पूछेगा रेवती नाग का संबंध क्या है? ढाका का अनुशीलन समिति। क्यों थी? क्रांतिकारी। इनका रिलेशन कहाँ से है? तो भागलपुर, बिहार के भागलपुर। आज का यही रहेगा। फिर कल मिलते हैं नई सोच के साथ, नई ऊर्जा के साथ। फिर कल से मिलते हैं नई सोच के साथ। क्या था? बोलिए, बोलिए, तेजी से बोलिए, तेजी से बोले। तेजी से बोले। दरअसल क्वेश्चन में ही है 9 दिसंबर होना ही चाहिए। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक दिल्ली के संसदीय पुस्तकालय भवन में हुई थी, और जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 में दिल्ली के संसदीय पुस्तकालय भवन में हुई, और इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को 13 दिसंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष प्रस्तावना रखा। प्रस्तावना को उद्देशिका के नाम जानते हैं। प्रस्तावना को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को पारित किया। प्रस्तावना के पारित होते ही भारत में संविधान निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। भारत में संविधान के निर्माण के लिए कुल 13 समिति बनाई गई थी। इसमें सबसे प्रसिद्ध था प्रारूप समिति। अब प्रारूप समिति को ड्राफ्ट कमेटी बनाया गया। इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। वही संविधान सभा का सलाहकार बी एन राव को बनाया गया। बी एन राव को हम बंसल राव के नाम से, क्योंकि क्वेश्चन में ही है इसमें क्या सुधार, आंसर में रहता तो कुछ बोला जाता। इस तरह के बीपीएससी एक आध प्रश्न लेती है प्रेजेंस ऑफ माइंड टेस्ट। आप समझ रहे हैं ना क्या कर रहा है? बीपीएससी एक आध प्रश्न इस तरह देती है ताकि आप समझ रहे हैं ना, यहाँ पर 9 दिसंबर हुए, आप समझ रहे हैं, ठीक है गलती है, लेकिन आप तो समझ रहे हैं 9 दिसंबर, आप इसे कैसे सुधार, तो ध्यान में रखते हुए आपकी इस तक एक आध दो प्रश्न
क्वेश्चन में, आंसर में रहता तो इस पर एक्शन लिया। आप समझ गए। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 दिल्ली की संसदीय पुस्तकालय भवन, और डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 दिल्ली के संसदीय पुस्तकालय भवन, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तावना प्रस्तुत किया। इसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को पारित किया। इसके पारित होते ही भारत में संविधान निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और संविधान के निर्माण हेतु कुल 13 समिति बनाई गई। सबसे प्रसिद्ध प्रारूप समिति थी, इसे ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं। इसका अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया था। तो वहीं संविधान सभा का सलाहकार BN राव को बनाया गया। इन्हें बंसल राव के नाम जानते हैं। प्रकार 26 नवंबर 1949 ईस्वी संविधान सभा ने संविधान को पारित, अधिनियमित एवं अंगीकृत किया कि इस तारीख को संविधान लागू नहीं हुआ था। संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, इसलिए इस तिथि को परिवर्तन तिथि कहते हैं। इसी तिथि को भारत को गणराज्य घोषित किया गया। गणराज्य का अर्थ होता है शासनाध्यक्ष का पद वंशानुगत नहीं, इस पद के लिए चुनाव होगा। संविधान सभा की जब बात किस लॉर्ड्स ऑफ, ठीक है। संसद चलता है और तहे दिल से आपको कहता है सब खैर।